हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है जी। और अगर आप इस चैलेंज से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायती राज से रिलेटेड। ठीक है, तो पंचायती राज जो है हम इसमें कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे और उतनी ही चीज़ें चलाएंगे, हम उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल। ठीक है जी। ये जो है आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243A और 243O तक जो है इसमें डील करता है। ठीक है जी। यानी कि 243A से 243O तक ये जो है डील करते हैं। पंचायती राज अब क्या होता है, पहले तो ये बात समझो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, आप गांव में जाते हो, गांव में इलेक्शंस होते हैं कि भाई ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्रधान बनता है, वो चेयरमैन होता है एक तरह से इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, पंच भी कह देते हैं। अदर जो 4 लोग और होते हैं, एक पंच होते हैं, उसके बाद 4 लोग और होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह से उनकी काउंसिल होती है। ठीक है, वही एक दूसरे से जो है वही लोकल एरिया में अपने लोकल गांव के लिए अपने रूल्स वगैरह बनाते हैं। यही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही हम क्या कहते हैं, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, पंचायती राज। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसे पंचायती राज कह देते हैं। ये जो चीज़ है वो कब ऐड की गई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है इसको ऐड किया गया। और ये जो ऐड किया गया पार्ट 9 में, कौन से पार्ट है, 9 तो पूछ लेता है कभी कभी कौन सा पार्ट है, 9 पार्ट है। और कौन से संविधान संशोधन है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत करा गया है। और उसके बाद इसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 11वां शेड्यूल, यानी कि पहले 10 शेड्यूल थे, फिर उसके बाद 11वां शेड्यूल को ऐड किया गया जिसमें 29 फंक्शंस हैं। ठीक है, ऑफ द पंचायत से रिलेटेड 29 फंक्शन। तो पूछ लेता है कि पंचायती राज यानी कि 11वें शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने फंक्शंस हैं, तो 29 फंक्शंस आर देयर इन 11th शेड्यूल। ठीक है जी। चलो अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। ठीक है जी। तो 1957 में एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है जी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की गई। ठीक है, और एग्जामिन करने के लिए कि वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्रोग्राम था 1952 में, उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। और ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे, बलवंत राय जी मेहता। ठीक है, क्या नाम था, बलवंत राय जी मेहता। ठीक है, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने रिकमेंडेशन की कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की रिकमेंडेशन की, जो लोकतांत्रिक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो शक्तियाँ हैं, लोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं, उसको डिसेंट्रलाइज करो। ठीक है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण करो जिसे बोलते हैं हिंदी में, विकेंद्रीकरण करो, मतलब वो फैलाओ नीचे से, हर एक के पास शक्तियाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के हाथ में शक्तियाँ होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि एक जगह पे नहीं, इसको बांटो, सब तरफ बांटो, इसको डिसेंट्रलाइज कहना इसको बोलते हैं। उसको कहा गया, ठीक है, पंचायती राज। ठीक है, उसको ही कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया गया। उन्होंने क्या दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया, उसको कहा गया नोन एज पंचायती राज। ठीक है जी। चलो अब आगे देख लेते हैं। एक ट्रिक भी बताऊंगा इनको, कमिटीज़ को याद करने की, अभी देखना। चलो अब देखो, इन्होंने रिकमेंडेशन की 3 टायर कमेटी होनी चाहिए पंचायती राज की। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी 3 टायर कमेटी, 3 टायर कमेटी होनी चाहिए। ये जो है 3 टायर कमेटी है। ठीक है, ये होनी चाहिए 3 टायर कमेटी। सबसे पहली जो नीचे की जो टायर की है, ग्राम पंचायत, सबसे नीचे लेवल पे जो ग्राम पंचायत होनी चाहिए, जो कि डायरेक्ट इलेक्टेड होगी। डायरेक्ट इलेक्टेड कौन करेगी, जो कि लोग हैं, जैसे वोट देते हैं हम ग्राम पंचायत में, प्रधान के लिए एक वोट पड़ते हैं, वही डायरेक्टली इलेक्टेड ग्राम पंचायत होगा विलेज लेवल पर। ठीक है जी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट दोस्तों उन्होंने कहा कि पंचायत समिति होनी चाहिए उससे पहले ऊपर, कौन सी पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ठीक है जी। उसे कहा गया एग्जीक्यूटिव कौन से बॉडी, ये जो है जितनी भी वो है जितनी भी लॉज होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे मतलब लागू करेंगे, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी पंचायत समिति, ठीक है। उससे टॉप की जो कहा गया जिला परिषद, आपने देखा होगा जिला परिषद जिला लेवल पे, जिला परिषद के भी चुनाव होते हैं तो जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, ठीक है। ये तीनों जो हैं, ठीक है, जो ऊपर की टॉप हैं यानी कि पंचायत समिति और जिला परिषद वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है। नीचे का जो है डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे जो कि ग्राम लेवल पर है, ठीक है जी। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद जो होगा वो एडवाइजरी बॉडी होगी या फिर सुपरवाइजरी बॉडी होगी, नीचे की जो भी काम करेंगे उसको एडवाइज करेगी, ठीक है, और सुपरवाइज करेगी, जिसके चेयरमैन होंगे डीसी यानी कि डिप्टी कलेक्टर जिसे बोल देते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर नहीं, सॉरी गलत से निकल गई, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो जो है आपके चेयरमैन होंगे। कौन चेयर करेगा, डीएम जो है, ये इस टाइम डीएम भी कह सकते हैं, इस टाइम तो डीएम ही बोलेंगे, पहले ही बोलते थे, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो चलो समझ में आ गई, अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो इस्टेब्लिश करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो इसको याद रख लेना कि राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू हैव द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ओके, नाउ उसका जो गठन हुआ, कब गठन हुआ, 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1959 के दिन जो है वो राजस्थान जो PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौरी चाय आपने नाम सुना होगा, तो ऐसी नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान में है, वही जो है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है जी। अगला जो हुआ वो 1959 में आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, जो राज्य हुआ। चलो अब आपको पता लग गई कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आपने पढ़ ली, ठीक है जी। अगली जो कमेटी आई अशोक मेहता कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक मेहता कमेटी 1977 से 78 के बीच में आई, जो जनता गवर्नमेंट थी उस टाइम, जिसका चेयरमैन जो इस अशोक मेहता कमेटी के चेयरमैन थे अशोक मेहता, और इन्होंने सबमिट की अपनी रिपोर्ट 1978 में। इन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बिलो द स्टेट लेवल, यानी कि जो स्टेट लेवल से जो पावर्स हैं उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, याद रख लेना, ये पॉइंट आ चुका है कई बार। तो डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन बिलो द स्टेट लेवल। नाउ इन्होंने 132 रिकमेंडेशंस दी, कितनी 132 रिकमेंडेशंस। इन्होंने कहा कि 3 टायर जो है वहाँ पर जो अशोक मेहता कमेटी ने जो कहा था 3 टायर, देयर शुड बी द 3 टायर प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2 टायर होना चाहिए, कितना 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। अगर अगला जो है जी ऑफिशियल पार्टिसिपेशन हो तो पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी ऑफिशियली पार्टिसिपेशन होना चाहिए एट द पंचायती राज लेवल, ठीक है। पंचायती लेवल पर जो है वो ऑफिशियल जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कहा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास पावर ऑफ टैक्सेशन भी होना चाहिए, टैक्स लगाने की पावर भी आपको देनी चाहिए इनके ऊपर, ठीक है जी। अगर मान लो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है या उनकी प्रधान वगैरह को हटा दिया जाता है तो देयर शुड बी द इलेक्शन विद इन द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए, जो कि अभी भी होते ही हैं, ठीक है जी। इन्होंने ये भी कहा कि SC ST के लिए देयर शुड बी द रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन की बात करूं तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है रिजर्वेशन की बात कही थी, अशोक मेहता कमेटी ने ही जो है SC ST के लिए रिजर्वेशन के लिए कहा गया था। तो 2 टायर कमेटी कौन था, सबसे नीचे जो लेवल पे था मंडल परिषद, ठीक है। मंडल परिषद जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस होंगे जिसमें पॉपुलेशन 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में पॉपुलेशन होगी, ठीक है। उससे ऊपर जो है जिला परिषद, ठीक है। टॉप लेवल पर जिला परिषद जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, जो कि प्लान करेगी और एग्जीक्यूट करेगी जो भी रूल्स वगैरह होंगे उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है जी। अशोक मेहता कमेटी क्लियर। नाउ अगली कमेटी जो थी
GVK कमेटी, GVK राव कमेटी 1985 में लेके आए। ये अपॉइंट की गई प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में, ठीक है जी। उसने कहा कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी द प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर यूनिट फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला परिषद क्या है, क्या जिला परिषद ये प्रिंसिपल बॉडी होनी चाहिए फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है जिला परिषद जो है प्रिंसिपल बॉडी होनी चाहिए। सम सेम प्लानिंग फंक्शन एट द स्टेट लेवल शुड बी ट्रांसफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो सम प्लानिंग फंक्शन, कुछ प्लानिंग जो फंक्शंस होते हैं वो स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। यानी कि जो स्टेट लेवल के जो भी फंक्शंस हैं प्लानिंग से रिलेटेड वो थोड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल, नीचे लेवल पर भी ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए, जिससे कि थोड़ा भागीदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो लोगों की, ठीक है जी। इन्होंने ये भी कहा कि देयर शुड बी ए पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की एक पोस्ट होनी चाहिए जो कि एक्ट करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसके रूप में जो है काम करेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट जो कमेटी आई थी एलवी सिंघवी कमेटी 1986 में। एलवी सिंघवी कमेटी लेके आए। इन्होंने कहा कि जो पीआर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब कि हाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया। सबसे पहला जो एलवी सिंघवी कमेटी ने ही इसमें कहा गया कि इसको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। और राजीव गांधी गवर्नमेंट में इसको लेके आए। न्यू चैप्टर शुड बी एडेड, कि नए चैप्टर ऐड किया जाना चाहिए। न्याय पंचायत की बात की थी, जो कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस, कई सारे विलेजेस को क्लस्टर करके जो है न्याय पंचायत बनानी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एक एम्फेसिस किया ग्राम सभा पर, कॉल्ड द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, ग्राम सभा को भी इंट्रोड्यूस करवाया इसमें, ठीक है। विलेज पंचायत हैज़ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उन्होंने कहा कि विलेज पंचायत जो है उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जुडिशियल ट्रिब्यूनल भी होने चाहिए, शुड बी देयर जुडिशरी ट्रिब्यूनल्स, मतलब जो वहाँ उस लेवल पे एक ट्रिब्यूनल भी होनी चाहिए जो कि डील करे, ठीक है। कोई भी ईच स्टेट में एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल होने चाहिए टू एजुकेट कंट्रोवर्सी अबाउट इलेक्शन ऑफ पंचायती राज। मतलब पंचायती राज से रिलेटेड जो भी केसेस आए उसको जो है वो जुडिशियल ट्रिब्यूनल है वो एजुकेट करे और चेक करे और उसका निस्तारण करे, ठीक है। जुडिशियल ट्रिब्यूनल हो, ठीक है जी। एक कमेटी थी, ठीक है, नरसिम्हा राव कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उसने इस्टेब्लिश किया। ये लेके आया 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और जो फोर्स हुआ, मतलब जो उसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 24 अप्रैल इसीलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे कहलाता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे किस दिन है, वो है 24 अप्रैल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे 24 अप्रैल 1993 को इसलिए मनाया जाता है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है जी। चलो अगला थंगन कमेटी, जो कि इससे पहले थंगन कमेटी थी, ठीक है। तो थंगन कमेटी को भी देख लेते हैं। थंगन कमेटी 1988 में आए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली, शुड बी, ठीक है। उन्होंने कहा कि शुड बी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 3 टायर कमेटी के बारे में बात करी, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला परिषद के बारे में इन्होंने बात करी, शुड बी पाइवटल ऑफ द पंचायती राज, जिला पंचायत बीच में होना चाहिए। टेन्योर उन्होंने कहा कि 5 साल का टेन्योर होना चाहिए थंगन कमेटी ने, ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के बारे में भी इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन होना चाहिए, ठीक। चलो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन शुड बी सेटअप, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी सेटअप होनी चाहिए। चलो फिर उसके बाद गाडगिल कमेटी भी आई। गाडगिल कमेटी में भी यही कहा हाउ बेस्ट पंचायती राज कुड बी मेड इफेक्टिव। उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने किस तरह से अच्छे इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो
जो इलेक्शंस है वो डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए एट ऑल द लेवल, मतलब जिला परिषद, नीचे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल और जो विलेज लेवल पर, तीनों लेवल पर जो है जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, लोगों के द्वारा होने चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST वुमेन के लिए, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास जो है ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए लेवी या फिर कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेस वगैरह को, ड्यूटीज कलेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी सारी कमिटीज़। अब इन कमिटीज़ को याद कैसे करना, देखो बहुत क्रम बहुत गलत आता है। देखो कभी कभी क्या आता है कि क्रम आ जाता है कि ये पहले आया, ये बना, तो कभी कभी ये भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, बैग लूटेगा, ठीक है, बैग लूटेगा, और मैंने बताई भी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो ट्रिक ये है, बैग लूटेगा। बैग मतलब बी मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, ए अशोक मेहता कमेटी, जी गाडगिल कमेटी, ठीक है जी गाडगिल कमेटी। उसके बाद LV सिंघवी कमेटी हो गई। एल मतलब बैग लूटेगा, एल मतलब LV सिंघवी कमेटी, टी मतलब तंगन कमेटी, जी मतलब गाडगिल कमेटी। तो ये याद हो गई आपको। ये एक तरह से ट्रिक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। पहले आए बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, गाडगिल कमेटी, ठीक है जी। ये तुम्हारा GVK कमेटी, सॉरी गाडगिल कमेटी नहीं है, ये GVK कमेटी है, ठीक है, GVK कमेटी, यानी कि GVK कमेटी। एल मतलब LV सिंघवी कमेटी, टी मतलब थंगन कमेटी और जी मतलब गाडगिल कमेटी, ठीक है। ये कमेटी याद हो गई, ओके डन। चलो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको पेसा एक्ट के बारे में, 1996 के बारे में। देखो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं कंट्रीज़ में, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते, या फिर लागू कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस करके लागू करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक लेके आए पेसा एक्ट, ठीक है, पेसा एक्ट, ठीक है जी। हम लेके आए पेसा एक्ट, और दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के तहत जो है पेसा एक्ट को लेकर आए। तो दिलीप सिंह भुरिया जो है उन्होंने रिकमेंड किया कि पेसा एक्ट लेकर आया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि प्रोविजन ऑफ पार्ट 9, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पार्ट जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू पंचायती राज आर नॉट एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल एरिया। तो 5th शेड्यूल एरिया से जितने भी जो भी स्टेट्स हैं, 5th शेड्यूल एरिया के जो भी स्टेट्स हैं, उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी, समझ में आई। और ये 5th शेड्यूल एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं? ये 10 राज्य हैं 5th शेड्यूल एरिया से, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, झारखंड, MP, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा और राजस्थान। ये जो है 10 प्रदेश जो हैं, इनमें जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू नहीं होगा, या फिर होगा तो कुछ चेंजेस के साथ में करना पड़ेगा। हाउएवर पार्लियामेंट में एक्सटेंड दिस प्रोविजन टू सच एरिया सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होंगे तब कहीं जाके ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो लागू होगा, ठीक है। प्रेजेंटली 10 स्टेट ऐसे हैं जो मैंने बता दिया, और ये जो पेसा एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, ठीक है जी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू शेड्यूल एरिया विद द सर्टेन मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में शेड्यूल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लागू करना, ठीक है। डायरेक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू नहीं होगा, शेड्यूल एरिया में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में ही जो इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रोवाइड करते हैं सेल्फ मेड रूल, ठीक है, फॉर द बल्क ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए कुछ सेल्फ मेड रूल भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो पेसा एक्ट के बारे में गॉट द पॉइंट, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने पता ही होगी। और इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं उसको आप देख लेना, बेयर एक्ट में कहीं भी जाके वो आप पढ़ लोगे, इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। आर्टिकल 143 से लेकर, ठीक है जी, 143O तक एक बार रीडिंग कर लेना, आपका क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।